नमस्कार दोस्तों। शाम घर आ रही थी, सर्दी बढ़ रही थी, पर मधु बाहर कुर्सी पर बैठे सुनने में टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रहे थे। सूरज डूबने को था। डूबते सूरज की रक्ती रश्मियों की ललिमा में रंगे बादलों के छितरे हुए टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे। उनकी स्मृति में भी अच्छी बुरी यादों के टुकड़े कुछ इसी प्रकार तैर रहे थे। 2 दिन पहले ही वे रिटायर हुए थे। 35 सालों की आपाधापी व भाग दौड़ के बाद का आराम या विराम पता नहीं, पर अब क्या विदाई समारोह के बाद घर आते हुए यही सोच रहे थे। जीवन की धारा अब रास्ता बदलकर जिस रास्ते पर बहने वाली थी, उस में वे अकेले कैसे तैरेंगे। साहब, सर्दी बढ़ रही है, अंदर चलिए, बिरुआ कह रहा था। अपने आप में खोए हुए मधु चौंक गए। हाँ चलो कहकर वे उठ खड़े हुए। इस वर्ष सर्दी बहुत हो रही है साहब। बिरुआ कुर्सी उठा कर उनके साथ चलते हुए बोला। ओस भी बहुत पड़ रही हैं। सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे रात भर बारिश हुई हो। बिरुआ लगातार बोलता जा रहा था। मधु अंदर आ गए। बिरुआ उनके अकेलेपन का साथी था। अकेलेपन का श्राप उन्हें मिला था, पर भुगता बिरुआ ने भी था। खाली घर में बिरुआ कई बार अकेला ही बातें करता रहता। उनकी जरूरत से अधिक चुप रहने की आदत थी। उनकी तरह से कोई प्रतिक्रिया न पाकर बड़बड़ाया हुआ वह स्वयं ही किसकियां कर चुप हो जाता। पर श्यामला किसकियां कर चुप न होती थी, बल्कि झल्ला जाती थी। मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूँ? हाँ भी नहीं बोल पाते। चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहते। किससे बातें करूं कहकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मधु की आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत श्यामला के लिए इस कदर परेशानी का सबब बन गई थी। वह दुखी हो जाती थी। उनकी संवेदनहीनता या स्पंदनहीनता की ठंडक बर्फ की तरह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को झुलसा रही थी। नाराजगी में तो मधु और भी अभेद हो जाते थे। मधु के कमरे में आकर टीवी चला दिया। तभी बिरुआ गरम सूप लेकर आ गया। साहब, सूप लीजिए। बिरुआ के हाथ से लेकर वे सूप पीने लगे। बिरुआ भी वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ बोलने के लिए वह हिम्मत जुटा रहा था। फिर किसी तरफ बोला। साहब, घर वाले बहुत बुला रहे हैं। कहते हैं अब घर में आराम करो। बहुत कर लिया काम धाम। दोनों बेटे कमाने लगे हैं। अब जरूरत ना है काम करने की। मधु कुछ बोल न पाए। सन से दिल के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। बिरुआ का भी कोई है जो उसे बुला रहा है। 2 बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं। उसके बुढ़ापे की और अशक्त होती उम्र की फिक्र है उन्हें। लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह सुख उनके नसीब में नहीं है। बिरुआ के बिना रहने की वे कल्पना भी नहीं कर पाते। अकेले में इन घर व दीवारों से भी उन्हें डर लगता है, जैसे कोनों से बहुत सारे साए निकलकर उन्हें निगल जाएंगे। उन्हें अपनी यादों से भी डर लगता है और अकेले में यादें बहुत सताती हैं। सारा दिन आप व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं। मैं सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, श्यामला कहती थी। तो
और औरतें क्या करती हैं, मैं क्या करती थी। बोर होना तो एक बहाना भर होता है काम से भागने का। घर में 100 काम होते थे करने को, पर घर के काम में कितना मन लगाऊं। घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप कहो तो बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे दूं। नौकरी के लिए कुछ ही घंटों की बात होती है। दोपहर में बच्चों के साथ घर आ जाया करूंगी। श्यामला ने अनुनय किया। कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी है तुम्हें। अपना निर्णय सुनाकर जो मधु चुप हुए तो कुछ नहीं बोले। उनसे कुछ बोलना या उनको मनाना टेढ़ी खीर था। हार कर श्यामला चुप हो गई। जबरदस्ती भी करे तो किसके साथ और मनाए भी तो किसको। नोवेल्टी में अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन देख आए। कहीं भी तो नहीं जाते हम, मुझे टाइम नहीं है। और वैसे भी 3 घंटे हाल में मैं नहीं बैठ सकता। तो फिर आप कहे तो मैं किसी सहेली के साथ हो आऊं। कोई जरूरत नहीं है भीड़ में जाने की। सीडी लाकर घर पर देख लो। सीडी में हॉल जैसा मजा कहाँ था। लेकिन अपना निर्णय सुनाकर चुप्पी साधने की उनकी आदत थी। श्यामला थोड़ी देर बोलती रही, फिर चुप हो गई। तब नहीं सोच पाते थे मधु के पौधे को भी पल्लवित होने के लिए धूप, छांव, पानी व हवा सभी चीजों की जरूरत होती है। किसी एक चीज के न होने पर भी पौधा मर जाता है। फिर श्यामला तो इंसान थी, उसे भी खुश रहने के लिए हर तरह के मानवीय भावों की जरूरत थी। वह उनका एक ही रूप देखती थी। आखिर कैसे खुश रह पाती वह। थोड़े दिन पुनः हो आओ माँ के पास। भैया भाई भी आए हैं आजकल, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। कैसे जाओगे इस समय। मधु आश्चर्य से कहते और पूछते, किसके साथ जाऊंगी। अरे अकेले जाने में क्या हुआ, 2 बच्चों के साथ सभी जाते हैं। जो जाते हैं उन्हें जाने दो, पर मैं तुम लोगों को अकेले नहीं भेज सकता। फिर श्यामला लाख तर्क करती, मिन्नतें करती, पर मधु के मुंह पर जैसे टेप लग जाता। ऐसी अनेकों बातों से शायद श्यामला का अंतर्मन विरोध करता रहा होगा। पहली बार विरोध की चिंगारी कब सुलगी और अब भड़की, याद नहीं पड़ता मधु को। साहब खाना लगा दूं। बिरवा कह रहा था। भूख नहीं है बिरवा, अभी तो सूप ले आए हैं, थोड़ा सा खा लीजिए साहब। आप रात का खाना अक्सर छोड़ने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यही ला दे। मधु बाथरूम से हाथ धोकर बैठ गए। इस एक रस दिनचर्या से वे 2 दिन में ही घबरा गए थे। तो श्यामला कैसे बिताती पूरी जिंदगी। वे बिल्कुल भी शौकीन तबीयत के नहीं थे। न उन्हें संगीत का शौक था, न किताबें पढ़ने का, न पिक्चर, न घूमने का, न बातें करने का। श्यामला की जीवनता मधु की निर्जीवता से अक्सर घबरा जाती। कई बार चिढ़कर वह कहती, टूट के साथ आखिर कैसे जिंदगी बिताई जा सकती है। काश तभी संभाल लिया होता सब कुछ। श्यामला के जीवन में स्पंदन था, संवेदनाएं थी, भावनाएं थी। और वे श्यामला कहती, आप तो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। मैं और बच्चे तो आपके लिए जीवन यापन करने के लिए यंत्र भर हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।